कि आपने यहाँ पर आना और हमारे साथ में बात करना स्वीकार किया। इसके लिए मैं मेरा मंच की तरफ से और ये जो हमारे वरिष्ठ सुधीजन बैठे उनकी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद यूं और सबका स्वागत है आप। अच्छे लोग। जी, तो जैसा कि आप जानते कि हमें ख्याल और नौटंकी के बारे में आज सर से जानकारी चाहिए और हम ये भी चाहेंगे कि बीच बीच में सर कुछ गा के सुनाते रहे जिससे हमें वो समा बंधा रहे और हमें एक लोक की खुशबू आए और लगे कि हम क्वारंटाइन होने के बावजूद भी वहां पहुंच गए। तो मैं चाहूंगी कि सर अपनी बात शुरू करें। तो थोड़ा सा श्री गणेशाय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशाखे विद्यां देहि नमोस्तुते। ग्वालियर जोड़ा है इसलिए शुरुआत हम छोटे रूप में होती है। हम अपनी जो है चाहे स्वांग, भगत, नौटंकी, रासलीला ये सब अधिकतर जो है ध्रुपद से शुरू करते हैं। थोड़ा सा तो शब्द में कम। ये राग सुंदरा में है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश विघ्नहरण जय गणेश विघ्नहरण जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। गौरासुतलं गौरासुतलं वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश विघ्नहरण जय गणेश जय गणेश जय गणेश विघ्नहरण जय गणेश जय गणेश जय गणेश
विघ्न हरण जय गणेश, विघ्न हरण जय गणेश, विघ्न हरण। इस तरह से ये दुर्गादान में इसमें दोगुन भी होती है, दोगुन भी, चौगुन भी, छगुन भी, 8 गुन भी। समय होता है तो सब करते हैं। और मैं रामदयाल शर्मा हूँ और मैं रहसधारी घराने से हूँ, जो कि सामे खेरा बहुत प्रसिद्ध गांव रहा है इसके लिए। यहीं के रहसधारी, आपको शायद इतिहास जानने वालों को मालूम होगा कि वाजिद अली शाह नवाब साहब के यहाँ रहसधारी गए थे। वो हमारे पुरखे थे और वहाँ उन्होंने रहस में उनको सहयोग किया था बहुत। तो उसी सामे खेरा, यानी ये है गोवर्धन के पास है, ऊंचरी का लोटा, गोवर्धन पर्वत जहाँ ऊंचा है उसमें शायद चला गया है। नहीं सर, है आपकी आवाज आ रही है। अरे सोनी बेटा, अच्छा नमस्कार बेटा, नमस्कार। अच्छा, आ रही मेरी आवाज? हाँ सर। तो पहले ऐसा था, वहां उनको मथुरिया ही बोला जाता था, नवाब साहब के यहाँ मथुरिया महाराज। अच्छा, वो ये जरूरी नहीं कि मथुरा के ही हों, मथुरा के आसपास जितने ब्रिज क्षेत्र है वहां के गांवों के होते थे अधिकतर। हमारा गांव भी गोवर्धन के पास है, तो वहीं के थे। और बहुत विस्तार है हमारे इसका, रहसदारी घराने का। बहुत अच्छे से अच्छे कलाकार इसमें हुए हैं। और जो स्वांग नौटंकी विधा है, इसकी जो गायकी है उसको बहुत समृद्ध किया है। तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से बड़ा बहुत मुश्किल है, ये ऊंचा गाना होता है। और दूसरा ये कि नौटंकी और स्वांग तो ये ऐसा विषय है कि इन पर यदि कई किताबें भी लिखी जाए ना तो भी कम पड़े, इतना विचित्र विषय है। तो फिर भी छोटे रूप में मैं आपको कुछ बताता हूँ। यदि थोड़े में कहा जाए तो स्वांग नौटंकी उत्तर भारत का जो है, ये उत्तर भारतीय ओपेरा है। जैसे ओपेरा बोलते हैं, ये हमारा संगीत का ओपेरा है। और जो है जिसको गीत नाटक या संगीत ये भी कह सकते हैं। पुरानी जितनी भी पुस्तकें आप देखेंगे इसकी, उसमें स्वम में जो है संगीत शब्द इस्तेमाल हुआ हो, नौटंकी शब्द नहीं था, ना और कुछ, ना ख्याल, ना कुछ और कुछ। संगीत, संगीत का मतलब यही है कि स्वांग प्लस गीत, संगीत है ना। तो इसमें जो है स्वांग ही मेन है इसका नाम। नौटंकी तो बहुत बाद में इसका कुछ फेर बदल करके इसका आया। और फेर बदल क्या, वो छोटा सा धुनें सब यही की, हाथरसी घराने की, ब्रिज क्षेत्र की, लेकिन उनको थोड़ा सा जैसे चलती हुई धुनें, वही चीज है, लेकिन थोड़ा चलती हुई करके। और पारसी थिएटर का इस पर इस्तेमाल, वो बहुत ज्यादा असर है नौटंकी पर। डायलॉग्स जो है पारसी थिएटर के स्टाइल में, और गायकी हाथरस स्टाइल, स्वांग स्टाइल की। तो बाद में स्वांग के बाद में नौटंकी बाद में नाम हुआ है। तो अब इसके बारे में बताते हैं कि कब से, कहां से, क्या है। देखो जी, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि इस चीज में ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब जितनी भी लोक विधाएं हैं वो बड़ी समृद्ध हैं पहले से ही, बहुत प्राचीन समय से। इनको ये नहीं, अब जैसे पहले भरतनाट्य शास्त्र जो है उसमें जो है सब कुछ जैसा है वैसा ही ये इनमें जो लोक नाट्य शैली जितनी भी है, चाहे नौटंकी है, सांग है, स्वांग है, चाहे रामलीला है, चाहे पारसी, खैर वो तो अलग है, खैर चाहे साउथ इंडियन का है, उधर उत्तर पूर्वी भारत का है, कहीं भी जाइए सबसे पहले वंदना होती है और उसके बाद में फिर शुरुआत होती है। विदूषक सब में होता है, कहीं कॉमेडियन कह देते हैं, कहीं विदूषक कह देते हैं, कहीं जोकर कह देते हैं, किसी कहीं हास्य कलाकार कह देते हैं। तो ये वही चीज है।
तो एक बात जरूर है, सीधी सी बात सब जानते हैं कि यदि लोक है तो शास्त्रीय भी है। लोक नहीं होने से शास्त्रीय हो ही नहीं सकता, उसका कोई वजूद हो ही नहीं सकता। लोक का वजूद हमेशा से रहा है आदिकाल से, इसको हम समय के उस पर नहीं बांध सकते। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तभी से किसी न किसी रूप में ये लोक रहा है, और आगे विद्वानों ने जाकर के इसी लोक को रिफाइन करके शुद्ध रूप इसको दिया, एकदम शुद्ध रूप इसको दे दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायी रूप इसको शास्त्रीय रूप में दे दिया। तो इसलिए इसका जो है, अब यूं तो बाद में भी कुछ कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान के समय से बहुत पहले से है स्वांग, और उसमें भी जिक्र आया है अकबर आयनी में, तो उसमें भी ये जिक्र है कि भाई इस तरह से जो है रहसदारी जो हमारा जो घराना उसी तरह का उसमें रूपण किया है उसने। तो उसमें वही चीज बताई जो अब भी है। तो इसका आदिकाल से ही जो है शुरुआत है, इसके रूप बदलते रहे। अब जैसे बाद में आई भगत शैली जो है, भगत शैली बहुत रही। भगत शैली में जो है धार्मिक क्षेत्र को ही इसमें लिया जाता था। तो भगत शैली के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। तो जैसे कि मैं कहता हूं कि हम शुरुआत जो है वंदना से करके, फिर अधिकतर मेरी जो नौटंकियां लिखी हुई हैं, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ उसमें एक दोहा जरूर उसमें रखता हूँ अपना है, तो वो दोहा आपको सुनाता हूँ। उसका कारण ये है कि देख, सर्व धर्म सम्मेलन है इसमें, नाट्य रूप में भी, नाटकों में भी, और नौटंकी में, लोक नाट्यों में, सब में, जिसमें हिंदू मुसलमान सब कुछ है, लेकिन एक ही उनकी बात होती है, इतना प्रेम होता है सब में। ये मैं दोहा कह रहा हूं। नौटंकी में सबसे मुख्य छंद जो है दोहा होता है, और फिर चौबोला होता है। दोहा 2 लाइनों का, चौबोला 4 लाइनों का, ठीक है ना। इसमें फिर दौड़ वगैरह होती है। तो दोहा है, ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह गुरु सबने ईश्वर अल्लाह ईश्वर सबने बेशक यही धारणा है उसमें। मैं जब हाथरस में था, ब्रिज कला केंद्र, उसमें जब बड़े बड़े कलाकार थे सब, मेरा भी सौभाग्य रहा वहाँ, जो सबसे बड़े जो कलाकार रहे हैं, तो उनमें मैं थोड़ा सा मैं भी उनमें छोटा सा शामिल हो गया था। तो उसमें क्या है कि एक अत्तन उस्ताद थे, अत्तन खां साहब, क्या बात है, इतना मीठा नक्कारा मैंने आज तक सुना नहीं। हमारे साथ रेडियो में भी अधिकतर वही आते थे, इतना प्यार से। और हमारा उनका थोड़ा, यहाँ मेरा बिस्तर है, वहाँ उनका बिस्तर था, तो वो अपनी नमाज अदा किया करते थे और मैं अपना नित्य नियम किया करता था। इतना आनंद आता था, सबको इतने प्रसन्न होते थे, बड़े मजे से रहते थे। तो ये नौटंकी का मतलब में, चाहे नाटक समझ लो, नौटंकी समझ लो, चाहे और कोई लोक विधान, तो इसमें यही है। तो अब सर, नौटंकी की जो कहानियां होती है या जो कथा होती है, उसके जी, संदर्भ में कुछ बताएं। थोड़ा बहुत पास से आके बोलें थोड़ा सा। सर, नौटंकी की जो कहानियां होती है या कथा होती है, हाँ, तो उसके हाँ, संदर्भ में कुछ बताएं।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने कहा था नौटंकी बाद में आई, थोड़ा सा मैं भगत से लेता हूँ इसको। जी बिल्कुल 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 इस पे भी आता हूँ। जी जी। तो भगत शैली में क्या है कि सब जो धार्मिक क्षेत्र ही उसमें आता था, और उसमें 4-4 दिन का शो हुआ करते थे, एक ही स्क्रिप्ट को 4 दिन में किया करते थे। तो वो कैसे कि अखाड़ा बोला जाता है वहां पर। अखाड़ा यानी दमदारी की चीज होती है। इसमें 3 कंपटीशन होते हैं, कलाकारों की दमदारी का, और लेखकों की लेखनी का, और लाला लोगों का पैसे लगाने का, और स्वांग को सजाने का। तो उसमें स्वांग जो है सस्ते, स्वांग का मतलब तो सीधा सा है कि वेश धरना। तो वो अनेकों वेश धरना, जैसे तो हम भी जब जाते थे पहले शुरुआत में क्या है कि जैसे रामलीला में वो झांकी निकलती है ना, ऐसे ही स्वांग जो है निकला करते थे बाजार में। वो सजाने वाले उनको नेचुरल यानी सही वास्तविक जो हीरे मोती हैं उनसे सजाया करते थे। मेरे माथे में भी पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं अभी तक। वो कैसे था कि हीरों का जो हार होता है गले में, तो वो तो ऐसे होता है, लेकिन उसको उल्टा कर दें तो ये जो जैसे दिल का वो बनाते हैं, थोड़ा सा नोक होती है बीच में उभरी हुई, तो वो उल्टी करके ऐसे जो है ऐसे आता था, तो वो यहाँ लगती थी नोक। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ऊंचा मुकुट बनता था असली हीरो का, जो कि सोने में जुड़े हुए होते थे। इसी में कंपटीशन देखा जाता था कि कौन लाला, कौन धनाढ्य, कौन सर्राफ सबसे ज्यादा अच्छा सजाता है अपने स्वांग को। लेकिन कलाकारों की आफत आ जाती थी हम लोगों की। तो ये जो है सजाना, वो उनका कंपटीशन होता था। तो सबसे पहले क्या होता था कि लेखक जो है उस्ताद बोला जाता था उसको, जो मुख्य लेखक होता था, और उसके अंडर जो होता था खलीफा, जो सब कुछ व्यवस्था देखता था। तो अखाड़े का जो उस्ताद लिखता था स्क्रिप्ट एक बहुत बढ़िया, तो अपने क्षेत्र के अलग अलग, जैसे अखाड़ा यहाँ का है, एक भूतेश्वर अखाड़ा है, एक इंद्रमना अखाड़ा है, और दूसरा ये आगरे में कोई है, इसमें वृंदावन में कई अखाड़े हैं। तो वो यानी अपने अपने क्षेत्र के इलाके के, तो वो सब उस्ताद जो है उसको दिखाते थे कि भाई देखो लाला लोगों, ये मेरा लिखा हुआ है। खलीफा उसको ले जाता था, तो लाला लोग कहते हैं कि साहब इसको तो बहुत बढ़िया लिखा है, तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे इसको। फिर उसकी मीटिंग होती है, डेट फिक्स हो जाती है 1 महीने के बाद की, क्योंकि फिर कलाकारों को बुलाया जाता। हमारे पास ही गाड़ियां लेके पहुंचते थे लोग, मुख्य खास खास कलाकारों को बुलाया जाता था अपनी रुचि के अनुसार कि हमें वो कलाकार जो है चाहिए। वहां जाते थे, उसके बाद में फिर रिहर्सल शुरू होती थी, और इतना हमको ताकतवर खाना खिलाया जाता था कि हम हाथ जोड़ते थे कि भैया हम इसको नहीं पचा पाएंगे। अब आप ही बताइए, काजू और बादाम उनका हलवा है, और वो दोने में जैसे हमको दिया चुर से तुल्ली बंधी हुई है उसकी घी की, बहुत बढ़िया। और उसको जो कितना खाएंगे, कितना खा सकते हैं। तो वो, लेकिन वो चाहते कि दमदारी हो, और वाकई उसमें दमदारी की जरूरत पड़ती थी। फिर रिहर्सल शुरू होती थी करीब 1 महीने के लिए। तो रिहर्सल में एक तरह से शो ही होता था, कलाकार अपनी पूरी ताकत लगाते थे, और उसके बाद में रिहर्सल में जो है सब बैठते थे, लाला लोग जिन्होंने पैसा लगाया है वो सब बैठते थे, अखाड़े के लोग सब बैठते थे, सब देखते थे, अपने अपने कलाकारों को खूब सुनते थे, बाकायदा साज के साथ, नक्कारा, ढोलक, हारमोनियम, ये सब संग में होते थे। तो इस तरह से रिहर्सल चलती थी। 1 महीने के बाद, रिहर्सलों के बाद में फिर वो 4 दिन का जैसे मानो स्वांग, राजा गोपीचंद जो स्वांग किया था मैंने, गोपीचंद बना था उसमें, और बड़े बड़े अच्छे कलाकार उसमें थे, पूरन लाल जी, चंद्रपा हाथरस वाले, चुन्नी लाल जी, तो बड़े बड़े अच्छे कलाकार उसमें आए। तो उसमें 4 दिन का था। अब आप ही बताइए, शाम को शुरू होते हैं, रात को 10 बजे के करीब शुरू, एकदम 10 से लेट नहीं होते थे, 9 साढ़े 9 10 पे। तो फिर उसको शुरुआत होता था, सब कंपटीशन होता था, उसको स्क्रिप्ट को पढ़ाया जाता था। वो स्क्रिप्ट जो है सब पढ़ते थे, कुछ स्क्रिप्ट भी बता सकता हूँ सुना के भी। अभी आप बोल दोगे तो शायद चल जाए माइक से यहाँ पे।
ये कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो किसी ने अपना माइक चालू कर दिया तो डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा अच्छा जी, आप बोलिए। कोई बात नहीं। तब ये अच्छा, एक खास बात थी उसकी लेखनी की, जो स्क्रिप्ट लिख गई वो न तो पहले छपवाते थे, हस्तलिखित रहती थी सब, और न बाहर पब्लिक में उसको बाद में बाहर निकालते थे। यही कारण हो गया कि वो वहीं के वहीं रह गए। वो अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट वहाँ जो है लिखी जाती थी, लेकिन उसको बाहर नहीं देते थे फिर कि भाई कोई नकल कर लेगा हमारी। इसलिए वो वहीं अब रह गए। दूसरे अखाड़े के लोग वहाँ आते थे उसको, स्क्रिप्ट को, स्वांग को सुनने के लिए, भगत को। फिर वो उनको फटकेबाजी भी बोलते थे। फटकेबाजी बोलते हैं उनको व्यंग में कुछ कहना दूसरी पार्टी वालों को, दूसरे अखाड़े वालों को, कि अरे देखो हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को बुलाया है, आप करके दिखाइए कुछ ऐसा। ऐसे सिर्फ देखने को आ गए आप। जी, ऐसे कुछ हमको मंगेश सर ने तमाशा तो उसमें भी बताया था कि तमाशा में भी फटकेबाजी होती है। जी सॉरी, नहीं ठीक है सर, बोलिए आप, चलने दीजिए। तमाशा में बताओ नहीं कहते तमाशा में। हाँ, वही बड़ी बातें करना। बताइए थोड़ा सा, अच्छा बता रहे हैं आप, बताइए। बताओ नहीं। एक्चुअल में हमने तमाशा, हाँ वही तो, देखिए क्या बात है, उसका स्वरूप कितना सुंदर स्वरूप है तमाशे। जी, तमाशा में उसको बताओ नहीं कहते, बताओ नहीं, बड़ी बड़ी बातें कहना और बड़ा बड़ा एग्जैगरेशन करना उस बात को, उससे कॉमेडी क्रिएट करना उससे। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तमाशा कितनी समृद्ध चीज है, कितनी प्यारी चीज है वो। उसको अच्छे कलाकार जब गाते हैं तो क्या आनंद आता है वो। तो ये चीज वही है, मैं बताऊं आपको, चाहे नौटंकी है, तमाशा है, ख्याल है, सांग है, स्वांग है, ये सब जो है एक ही रूप है। इसी तरह के भाषा और संस्कृति वो बदलाव हो गया, थोड़ा सा फर्क है थोड़ा हर जगह। जैसे हरियाणा में हम जाएंगे तो स्वांग को ही सांग बोलेंगे, सांग है ना, और उसको तमाशा भी बोल देते हैं। मैं बताऊं आपको, ये शब्द भी वहीं का है, महाराष्ट्र का ही शब्द है। यहाँ तमाशा भी बोल देते हैं उसको, ख्याल भी बोल देते हैं उसी को। राजस्थान में जब आप जाएंगे तो ख्याल उसको बोलेंगे, क्योंकि वहाँ राजस्थानी भाषा है, वहाँ उसकी अपनी संस्कृति है वहाँ की भाषा की, तो वो उसमें शामिल होती है। और धुनें वहीं की लोकल धुनें जो है उसमें समावेश होती है। जैसे हरियाणा में भी रागनी का बहुत समावेश होता है इसमें, है। तो ये हर क्षेत्र का ऐसे ही, जैसे यात्रा भी है और सब जगह तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन बेस एक ही है, सबका आधार एक ही है। उसी तरह से भाषा बदल जाएगी, थोड़ी सी बातें बदल जाएंगी। अब देखो अभी कितना सुंदर बात कही कि बातानी जो है जैसे बातूनी जिसको बोलते हैं, जो जिसको जोकर भी बोलते हैं, विदूषक होता है, वो सब जगह ऐसे नौटंकी में भी, स्वांग में भी, इसमें भी होता है। तो मैं आपको बता रहा था 4 दिन तक वो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और मेरा जो मेन रोल जैसे मानो था, सच बता रहा हूँ आपको, 4 दिन मैं लघुशंका यानी वाशरूम के लिए नहीं जा सकता था, यानी थूकने तक के लिए नहीं जा सकता था। लाला लोग इतने बड़े बड़े कुल्लड़ लेकर के बैठे रहते थे भाई, क्योंकि इतना जो है करोड़ों रुपए का मेरे ऊपर सजा हुआ है वो। यानी पैरों तक, जूतियों में भी हीरे मोती जड़े हुए हैं, सब पूरी उसमें जितने भी है। तो इसलिए तो बड़ा टफ होता था कलाकारों के लिए। कलाकारों का कंपटीशन। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी उम्र ये 18 के करीब थी मेरी उम्र। जी 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 17-18 करीब। जी जी। उससे पहले शुरुआत में आपको बताऊं, बचपन में ही हमारे जो घराना रासलीला और स्वांग का है ना, नौटंकी का, तो उसमें पहले जो है रासलीला में खूब प्रसन्न बना हूं। फिर पारसी थिएटर भी मैंने बहुत किया है तो उसमें, और रामलीला, ये आपस में गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। रामलीला भी है, नौटंकी स्वांग जो है। रामलीला में भी राधेश्याम रामायण के जो लिए जाते हैं छंद हैं, बड़े मशहूर छंद लिए जाते हैं, और उसी में जो है, अब जैसे गमानी की छंद है, हे राम, अब पारसी थिएटर स्टाइल में बोल रहा हूँ जी बिल्कुल। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से
मैं पंपापुर को जाता हूँ, उस बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़कर लाता हूँ तो पब्लिक भी बोल जाती थी। इसी को गाने में भी हो जाता है। जी जी, गाने में भी डायलॉग बोल सकते हैं। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ। बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। ये डायलॉग वही है, फारसी थिएटर स्टाइल में इस तरह से बोला जाता है। और ये इसमें इस तरह से रामायण में इस तरह से बोला जाता है, और इसको नौटंकी में बोला जाता है, और इसको सांग में भी इसी। अब मैं सांग का बताता हूँ। हरियाणा के जो सांग है बगल में ही है। हे राम तुम्हारे कहने से छोरे, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, अरे हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, और उस बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, अभी पकड़ कर लाता हूँ, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। ये सांग में हो गया। चीज वही है, देखो थोड़ा सा भाषा और थोड़ा सा वहां का गायकी का अंदाज बदल गया, रागनी स्टाइल में आ गया। अब ऐसे इसको नौटंकी में भी यही चीज, अलग अलग चीज होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। हे राम नौटंकी सॉन्ग, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। ये नौटंकी का हो। देखो मैंने इसलिए बताया है, आसपास है सब कुछ है, गायकी का तरीका बदल गया। हरियाणा में गायकी अलग होती है रागनी स्टाइल में, और ये नौटंकी का तो आप जाने स्वांग नौटंकी का विस्तार बहुत ज्यादा है। तो अब उसमें मैंने बताया, आप स्क्रिप्ट के बारे में पूछा, आप मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ स्क्रिप्ट के बारे में। तो वो स्क्रिप्ट हो गई, फिर दूसरा ही अखाड़ा ऐसे करता था। लेकिन अब क्या रहा कि इनको स्क्रिप्ट को बाहर नहीं निकाला इन लोगों ने, तो दबी रह गई। इतनी इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट। ये काम किया परम पूज्य श्री नथाराम गौड़ ने। हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने अपना सब कुछ लिखा ही नहीं, वैसे आनंद लेते रहे। लेकिन नथाराम जी ने इतना बढ़िया काम किया
बहुत सुंदर काम किया है। और वहाँ कानपुर श्री कृष्ण पहलवान जो है, त्रिमोहन लाल हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और इनसे रोजी रोटी चली है कलाकारों की, उनके परिवार पले हैं इतने सालों तक। उसी वजह से स्क्रिप्ट को बाहर निकाला, यानी प्रेस में छपवाया और बाहर कर दिया, ओपन कर दिया। तो जो भी साहब जाते थे सब ने अपने बच्चे पाले। तो मैं बहुत बहुत जो है उनको श्रद्धा से नमन करता हूँ। श्री नथाराम गौड़, श्री कृष्ण पहलवान, ये कई लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इनका ज्यादा हो रहा था। स्क्रिप्ट का ये है जी। और आप बताइए। सर इसमें कथा किस तरह से होती थी? क्या पौराणिक हर बार पौराणिक या ऐतिहासिक होती थी या समसामयिक होती थी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। भगत जो है, भगत शैली में जिसको स्वांग भी बोल देते थे, भगत स्वांग, एक स्वांग नौटंकी है ना। तो भगत स्वांग में धार्मिक क्षेत्र को ही दिया जाता था हमेशा। कोई भी पुराणों से ले लिया या और उससे ले, धार्मिक क्षेत्र से लेना होता था और उसी में उसको लिखा जाता था। और जैसे कि कवि भास जिसे पहले लिखा था संस्कृत में लिखते थे कालिदास जी, अब अपनी उसी चीज को अपनी भाषाओं में कुछ का मैंने भी अनुवाद किया है। भास कवि का जो बालचरितम है उसको भी मैंने भगत शैली में इस्तेमाल, उसके अनुवाद किया है। तो उन्होंने अब उसमें क्या है कि जैसे द्रौपदी चीरहरण ले लिया, द्रौपदी या कीचक वध ले लिया, कोई एक प्रसंग ले लिया, उस पर स्क्रिप्ट लिख दी। और या कोई और विराट पर्व ले लिया है और उनका जो पांडवों का उनका उसके युद्ध के वर्णन के बारे में भी ले लिया, यानी ये धार्मिक क्षेत्र से ही लिया जाते थे। उसके बाद में ये जो है स्वांग परंपरा जो आगे जब बढ़ी, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसको शुरू किया गया, तो उसमें स्क्रिप्ट जो है लिखी जाती थी। फिर उसमें ऐतिहासिक आ गई, श्रृंगार रस भी आ गया, उसमें वीर रस भी आ गया उसमें, तो उसमें सभी चीजें आ गई। जैसे अमर सिंह राठौर हम करते हैं तो अमर सिंह राठौर ने वीर रस का है और उसमें एक इतना बढ़िया संदेश भी है कि अमर सिंह राठौर का मित्र, जिगरी मित्र नरसिंहबाज पठान, अमर सिंह राठौर का यहाँ तो सिपह सालार था शाहजहां का आगरे में, और वो काबुल में थे नरसिंहबाज पठान। दोनों की मित्रता हुई थी इसमें। वो रेगिस्तान में फंस गए थे दोनों, वो अपनी गौना करके ला रहे थे अमर सिंह राठौर, और इधर से प्यासा एक कोई आया कि भैया मुझे पानी पिला दो, तो अमर सिंह राठौर ने उसको पानी पिला के उसकी जान बचाई थी। वही थे नरसिंहबाज पठान। सबका परिचय हुआ कि आप कौन? के अमर सिंह राठौर। अरे वो आगरे वाले? कहा। और आप? नरसिंहबाज पठान। ओ अच्छा अच्छा। तो उनकी ऐसी मित्रता गई कि आगे जाकर के अमर सिंह राठौर का ही साथ दिया नरसिंहबाज पठान ने हमेशा से। और तो ये ऐसी बातें भी बढ़िया बढ़िया बातें स्क्रिप्ट्स में आती हैं। और जैसे कि श्रीमती मंजरी एक है नौटंकी स्वांग, तो उसमें क्या है कि एक प्लेग का समय था, जब प्लेग जब फैला था, मर रहे थे लोग, तो एक बच्चा भूखा प्यासा, कितने कई दिनों का भूखा प्यासा जो है वहां आया, एक ब्राह्मण के घर के सामने आ गया, गिर पड़ा। उस ब्राह्मण ने उसको उठाया कि बेटा क्या हुआ? कि मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाया। कि चलो बेटा पहले खाना खाओ फिर बताना। खाना खिला के पूछा कौन हो? कि मैं ऐसे ऐसे मुसलमान हूँ। अच्छा बेटा कहीं घर परिवार में दोस्तों में गए ना? कि नहीं, किसी ने मेरी सहायता नहीं की। ऐसे तो सब प्लेग की वजह से डर रहे हैं, जैसे कि आजकल का चल रहा है ना कोरोना वही हाल था पहले। तो उसने क्या है, तो अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम रहो मेरे पास, तुम मेरे बेटे हो। अपना बेटा बना के उसको पाला और मकतब में भेजा उसको। उसको पूरे कुरान की पढ़ाई करवाई, उसी के जो धर्म की पढ़ाई उसने करवाई। आगे जाके उसने भी अपना हक अदा किया। वो ब्राह्मण की बेटी थी एक, वो बहन उसने बनाई अपनी। तो बहन और भाई जो है, बहन फंस गई किसी एक चक्कर में, बहुत लंबी कहानी है थोड़ी सी। तो सर समय खत्म होने वाला है। सर
समय खत्म होने वाला है, 40 मिनट पूरे हो गए। अरे हाँ, ये तो हो भी गया। मैंने आपको कहा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यदि वीडियो कट जाती है तो आप फिर से रिज्वाइन हो जाना सर। ओके, रिज्वाइन हम करेंगे आप? नहीं सर, आप ही करेंगे जैसे पहले बार करा था आपने। हम भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ सेम आईडी? हाँ, सेम आईडी से। तो दूसरी बार में फिर हम सवाल जवाब करेंगे। ओको जी, मैं ओके को ओको बोलता हूँ। जी 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 ठीक है। ठीक है। आपको लग रहा था 40 मिनट बहुत हो जाएंगे। हाँ, तो बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका तो कुछ